हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग केयर प्लान देख रहे हैं ओसीडी टॉपिक का, जो कि आपके साइकेट्रिक सब्जेक्ट में बनेगा। और ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा हर एक एनसीपी में हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी इसको कहते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस है। इसमें क्या होता है कि ये एक न्यूरोटिक कंडीशन आती है, यानी साइकोसिस और न्यूरोसिस की अगर बात करें तो ओसीडी जो है वो न्यूरोसिस के अंडर में आता है। और इसमें पेशेंट का जो थॉट्स होते हैं वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं उसके दिमाग में, और फिर उनको वो जो थॉट्स बार बार आते रहते हैं उनको वो रिपीट करना शुरू कर देता है। ऑब्सेशन कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करते रहना, यानी एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहना। और ऑब्सेशन वो जो थॉट उसके माइंड में आ रहे हैं, और थॉट भी कैसे होते हैं इसमें, अनवेलकम थॉट। अनवेलकम, ये हमेशा याद रखना है कि ये वर्ड इसमें रहता है जो आपसे पूछ सकता है कोई। तो अनवेलकम थॉट्स का आना और फिर वो थॉट्स को बार बार रिपीट करना ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है। तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स हम बताते हैं। तो पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट्स है वो पेशेंट जो खुद बताएगा वो आपको लिखनी है। उसके बाद जो कोई रिलेटिव उनके बता रहे हैं वो आपको बताना है। जैसे रिलेटिव ने बताया कि ऑब्सेशनल थॉट्स हैं, अग्रेसिव भी है उसका बिहेवियर, सेल्फ हार्मिंग भी है बिहेवियर, यानी कि एक वो मेंटल पेशेंट है। इसीलिए हम सिर्फ पेशेंट का इसमें चीफ कंप्लेंट्स नहीं लिखेंगे, उसके रिलेटिव्स भी क्या बता रहे हैं वो भी हमको इसमें लिखना पड़ेगा साइकेट्रिक के एनसीपी में। उसके बाद प्रेजेंट इलनेस लिखनी है कि प्रेजेंट में पेशेंट को क्या इलनेस है। तो वही चीफ कंप्लेंट्स और फैमिली की जो कंप्लेंट्स है पेशेंट के बारे में वो लिखनी है, और कब वो एडमिट हुआ, क्या ट्रीटमेंट रहा, ये सब कुछ इसमें आ जाता है प्रेजेंट कंप्लेंट्स में। फिर आप लिखोगे पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट साइकेट्रिक इलनेस। अगर कोई पुरानी हिस्ट्री है तो वो भी लिखनी है। जैसे कि हमारा पेशेंट है, हम अपनी पेशेंट की बात करते हैं अगर, तो उसको पहले भी ऑब्सेशनल थॉट का प्रॉब्लम है, यानी पहले से, उसे काफ़ी पहले से ये है, 8-10 साल पहले से है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर कर दो। देखो, ज्ञान जो होता है ना वो बांटने से ही बढ़ता है। उसको आप अपना अकेला अकेला मत देखो। अब किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं समझ आ रहा कैसे रिक्वायरमेंट बनाते हैं, शुरुआत में फर्स्ट ईयर में तो बड़ी दिक्कत आती है। और साइकेट्रिक के एनसीपी में भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, कम्युनिटी में भी कन्फ्यूज़ होते हैं। इसलिए इसको शेयर कर देना, क्योंकि साइकेट्रिक का जो एनसीपी होता है थोड़ा सा वो दूसरे एनसीपी से, यानी दूसरे सब्जेक्ट के एनसीपी से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हैं और थोड़ा सा उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। फैमिली हिस्ट्री लिख लेनी है पेशेंट की, फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में फैमिली मेम्बर्स बताने हैं और पेशेंट को थोड़ा सा अलग से आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया है। फिर देखो, पेशेंट की अब पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें कि प्री नेटल हिस्ट्री, यानी उसका जैसे जन्म हुआ उससे पहले वाली हिस्ट्री। फिर डेवलपमेंट वाली हिस्ट्री आप बताओगे उसकी। उसके बाद उसकी चाइल्डहुड में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था। साइकेट्रिक में हम सारी हिस्ट्री लेते हैं उसकी, यानी जन्म से लेके, जन्म से पहले से लेके जन्म की हिस्ट्री, उसकी जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई वो वाली हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं और फिर वो बाद में एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसलिए ये सारी हिस्ट्री ही इसमें लिखनी होती है। इनफैक्ट जो आपका सिंपल एनसीपी बनाता है, एमएसएन में बनाते हैं, चाइल्ड हेल्थ में बनाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा हिस्ट्री नहीं लेते हम लोग। फंडामेंटल में भी बनाते हो एनसीपी, कम्युनिटी में भी बनाते हो, उसमें भी इतना हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइकेट्रिक नर्सिंग में हम ये सारी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली की हिस्ट्री, मैरिज वाली हिस्ट्री, तो ये सब है। ऑक्यूपेशन की भी हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके पेशेंट के माइंड को अफेक्ट कर रही है और उस वजह से वो उस बीमारी से सफ़र कर रहा है। ये आता है अपना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है साइकेट्रिक नर्सिंग में। एमएससी अलग से भी बनाना पड़ता है, और जो आपका एनसीपी है उसमें भी आपको एमएससी लिखना होता है। जैसे कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो साइकेट्रिक नर्सिंग में एमएससी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर पेशेंट का लिखना है आपको इसमें। उसके बाद उसका स्पीच के बारे में आप लिखोगे नेक्स्ट, यानी कैसी उसकी बातचीत है, किस तरह का उसका वे ऑफ टॉकिंग है, स्पीच कैसी है उसकी, उसकी आप टोन वगैरह इसमें सब कुछ नोट करोगे। वॉल्यूम ऑफ टोन, कैसा बातचीत का उसका फ्लो है, रिदम कैसी है। फिर मूड एंड अफेक्ट, देन थॉट्स, कैसे उसके थॉट्स हैं, कैसे वो आपकी, यानी उसके विचार कैसे हैं। फिर आप परसेप्शन में देखते हैं हम मेनली दो चीज़ें, जो कि हेलुसिनेशन होता है एक तो, और एक इल्यूजन, ये दो चीज़ें इसमें नोट करना होता है। तो कोई भी तरह की ऑडिटरी हेलुसिनेशन तो नहीं है, विजुअल हेलुसिनेशन तो नहीं है पेशेंट में प्रेजेंट आपके। तो ये हो गया आपका विजुअल हेलुसिनेशन का। इसमें नर्स और पेशेंट की बातचीत हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो
ये सारी नर्स पेशेंट की बातचीत चल रही है इसमें। ये पीछे से साउंड आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो अब फ्रेंड्स देखिए, दूसरा जो हेलुसिनेशन है वो सोमैटो फॉर्म वाला होता है, सोमैटिक हेलुसिनेशन, यानी कि पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इससे रिलेटेड ये होता है। तो पेशेंट को अगर ऐसा महसूस होता है तो वो भी आप उससे पूछ सकते हो पेशेंट से अपने। फिर आता है कोग्निशन। कोग्निशन यानी हमारा ज्ञान से, हमारी कॉन्शियसनेस जो चेतना है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आ जाता है इसमें। तो इसमें भी नर्स पेशेंट का जो भी बातचीत है वो हम लोग इसमें नोट करते हैं। उसके बाद अटेंशन आ जाता है, तो भी इसमें नर्स और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो आपको नोट कर लेना है। और जो आपका पेशेंट उसे जो भी आप बातचीत करोगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। इसमें भी नर्स पेशेंट का बातचीत आएगी। नेक्स्ट फिर मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी। ये दो मेमोरी के अंदर जो चीज़ें आती हैं, इमीडिएट, रिसेंट मेमोरी, और उसके बाद रिमोट मेमोरी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। तो इसमें आप कुछ भी आप उनसे मैथ्स का पूछ सकते हो या फिर आपको कॉमन जीके भी पूछ सकते हो। इसमें आप पेशेंट से इंटेलिजेंस में जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पेशेंट से आप कुछ पूछ सकते हो। इंडिया के बारे में कुछ भी अगर पेशेंट बताए, ये पूछा गया है इसमें, तो आपको नोट करना है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में आपको पूछना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिलैरिटी का। इसमें पूछा गया कि ट्रेन प्लेन में क्या सिमिलैरिटी है। फिर डिसिमिलैरिटी उसी तरह से पूछना है आपको उनसे कि मैंगो और पोटैटो में क्या जो है वो फ़र्क है। तो पेशेंट आपको उसका जवाब देगा कि क्या सब्जी है, क्या फ्रूट है। फिर पेशेंट की इंसाइट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये आपको पूछना है, यानी कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता है या फिर नहीं पता। नेक्स्ट पेशेंट को आप जजमेंट कर सकते हो कोई क्वेश्चन पूछ के कि कैसी सिचुएशन में वो क्या उनका एक्शन रहने वाला है, जज करना है, यानी कि कोई एक सिचुएशन को तो जजमेंट आप पेशेंट का इसमें देखोगे। फिर सोशल में देखना है, फेस्टिवल के बारे में आप पूछ सकते हो, कोई फैमिली फेस्टिवल क्या है इसके बारे में आप पेशेंट से पूछ सकते हो। तो पेशेंट का जो भी जवाब रहेगा वो आपको लिखना है। तो एमएससी के अंदर ये सब कुछ चीज़ें आती हैं। उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पेशेंट का हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन करोगे, वाइटल्स पेशेंट के नोट करोगे। पूरा जो हेड टू टो एग्जामिनेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब हमें नोट करना होता है। जैसे आप देख सकते हो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम देखेंगे, फिर हेड को पेशेंट के चेक करेंगे, फिर हम फेस देखेंगे। उसमें फेस में हम फेस को चेक करने के बाद हम आइज़ देखेंगे। एक एक पार्ट हमको इसमें देखना होता है। कोई भी अब नॉर्मेलिटी है वो फाइंड आउट करनी है और नोट करना होता है। ईयर्स को चेक करना है, देन नोज़ को, देन माउथ एंड थ्रोट। तो फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का उस तरह से करना है। चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नोट करना है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई अबनॉर्मेलिटी पेशेंट में आपको दिखती है तो वो आप नोट करोगे। फिर एब्डोमेन में जो 3-4 चीज़ें होती है वो देखना है होता है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ये देखना है, हमारे जो हाथ और पैर हैं। ये पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन है जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको फाइल से मिल सकती है उनकी। उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, पीसीवी और हीमेटोक्रिट जो होता है वही पीसीवी होता है, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारे पेशेंट के सेल्स के टेस्ट हुए हैं इसमें। और सारे उसके ब्लड टेस्ट जो है पेशेंट के हमारे नॉर्मल है। आप भी अपने पेशेंट की फाइल से नोट करना इसको। उसके बाद पेशेंट की जो दवाइयाँ चल रही है, मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है, जैसे कि लिथियम, मूड स्टेबलाइजर है वो दी जा रही है उसको, सोडियम वाल्पोरेट दी जा रही है, हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक है, ओलेंजापिन दी जा रही है उसको। तो ये सारी ये बेंजो, तो ये दवाई जो दी जा रही है ये एक एंटी पार्किंसन मेडिसिन होती है, तो ये पेशेंट को दी जा रही है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पेशेंट को दी जा रही है, इनके साथ एंटासिड भी दी जा रही है पेशेंट को। दोस्तों इसकी जगह पे आपको ना पेंटाप्रोजोल लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, पेंटाप्रोजोल यहाँ पे आप लिख देना। फिर हम बनाते हैं एनसीपी के अंदर जो मेन चीज़ हो जाती है वो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, और उनको फिर अनलिस्ट करने के बाद हमें एक्सप्लेन करना होता है। कम से कम 5-6 डायग्नोसिस आपको अनलिस्ट कर लेने चाहिए और 3 आप एक्सप्लेन करोगे तो फिर वो ठीक रहते हैं। इसमें फर्स्ट डायग्नोसिस हमारा है इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग मैकेनिज्म रिलेटेड टू अंडर डेवलपमेंट इको पॉसिबल बायोमेडिकल चेंज। नेक्स्ट है अल्टर्ड कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है अल्टर्ड रोल परफॉर्मेंस का, एंग्जाइटी का, नॉलेज डेफिसिट का, और इंजरी, पेशेंट को इंजरी भी इसमें हो सकती है। तो टोटल 6 डायग्नोसिस हमने बनाया है और 1 बाय 1 करके सबको एक्सप्लेन हमें करना होता है इसमें। जैसे कि अल्टर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस का है हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस, तो इसको हमें नर्सिंग प्रोसेस बना करके एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले आपको असेसमेंट पेशेंट का करना है, जिसमें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा मेन रहता है। उसके बाद जब आप नर्सिंग डायग्नोस लिखते हो तो गोल सेट करना है कि पेशेंट का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हमें इंप्रूव करना है। उसके लिए क्या इंटरवेंशन रहेगी, क्या इम्प्लीमेंटेशन रहेगा,
और कैसे इवेलुएट करना है वो लास्ट में हम लिखते हैं। उस तरह से नेक्स्ट डायग्नोस हमारा इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग मैकेनिज्म का है, रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड इको पॉसिबल बायोकेमिकल चेंजेस। तो इसको भी हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डायग्नोस देखिए, एंग्जाइटी का है। नेक्स्ट डायग्नोस पेशेंट की एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है। हमारा मेन गोल रहेगा पेशेंट की एंग्जाइटी को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करना है? पेशेंट से बातचीत करना है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उसका यानी कि उसको डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए। म्यूज़िक थेरेपी हो सकती है इसमें, आप पेशेंट से बातचीत कर सकते हो या फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हो पेशेंट से बात करने के लिए, ताकि उसकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो सके। और उसे कंफर्ट पोजीशन वगैरह इन सब का ध्यान में रखना होता है। साइको एजुकेशन आ जाता है इसमें। साइको एजुकेशन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन नॉर्मली लास्ट में लिखा जाता है। मेंटल हेल्थ में आप हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ साइको एजुकेशन पेशेंट को दे सकते हो। पेशेंट को किस बारे में आपको यानी बताना है वो हम इसमें लिखते हैं। पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में बताना है, हाइजीन के बारे में बताना है, प्रॉपर डाइट के बारे में आप बता सकते हो। रिलेटिव्स को भी इसमें बताना होता है, क्योंकि रिलेटिव्स का इसमें ज़्यादा रोल रहता है। पेशेंट को कई बार अपना प्रॉब्लम का पता नहीं होता है। साइकेट्रिक नर्सिंग में ऐसा होता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ऐसा रहता है कि पेशेंट का इंसाइट ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होता। इस प्रॉब्लम में तो थोड़ा पेशेंट जो होता है अवेयर होता है अपने बारे में कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है। वो अच्छे से नहीं जानता है कि उसे क्या बीमारी है, लेकिन थोड़ा समझता है। लेकिन कुछ ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिस पेशेंट बिल्कुल अनअवेयर रहता है अपनी सिचुएशन से, और वो मानता ही नहीं है कि मुझे कोई ऐसी मानसिक बीमारी भी है। तो इसलिए इसमें फैमिली की एजुकेशन भी ज़रूरी रहती है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन आप लिख सकते हो। इसमें क्या हो सकता है कि डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बताया जा सकता है कि कैसे डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करना चाहिए, ताकि पेशेंट वो समझे अपनी चीज़ों को। इसमें बिहेवियर का भी इसमें मेन रहता है कि बिहेवियर थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड की जाए, ताकि जो उसका रिपीटेशन की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ सके। ऑक्यूपेशन थेरेपी इसमें ऑक्यूपेशन थेरेपी ये बताया जा सकता है। पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, पेशेंट को कुछ काम के लिए, कोई वर्क के लिए, और ऑक्यूपेशन का इम्पोर्टेंस बता सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद अपने यहाँ जो आप बनाते हो एनसीपी उसका समराइज़ कर लेना है उसको, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी बना लेना है। बिब्लियोग्राफी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जिससे भी आपने बनाया है अपना टॉपिक, वो आपको लिख लेना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है एनसीपी बनाने में उनको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।